तो आज का पहला सवाल है, कोयला शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद छिपा है? तो इसका आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। अगला सवाल है, शांत रस का स्थायी भाव है, वो है निर्वेद। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वाक्य में कौन सा रस है? तो इसका जवाब होगा श्रृंगार, यानी कि इसमें श्रृंगार रस है। ये सवाल हिंदी के मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके रीट में, यूपी टेट में, इसके अलावा आपके सुपर टेट में, जूनियर टेट में, एच टेट में, यानी कि टीचिंग संबंधी जितने भी एग्जाम है, और लैंग्वेज फर्स्ट जो हिंदी है उसमें बड़े काम के रहने वाले हैं। किलकत कान्हा गुटरव वनी आवत, पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहां जो रस पूछा है वो है वात्सल्य। अगला 5वें नंबर का सवाल है, प्रिय वस्तु के नाश के कारण उत्पन्न होने वाली चित्त की व्याकुलता कहलाती है। जब किसी प्रिय वस्तु का नाश होता है तो उसके कारण हमारा चित्त व्याकुल हो जाता है, तो उसमें जो व्याकुलता होती है उसे हम करुण या करुण रस से जोड़ के देखते हैं। तो जवाब का आंसर है, इसका सवाल का आंसर है करुण। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये लास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं, और इनमें काफी सारे मेरे भाई बहन गच्चा खा चुके होंगे, या फिर जिन्होंने सही किए होंगे उनको भी पता होगा। और साथ साथ मैंने नए क्वेश्चंस भी जोड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन होने में मदद करेंगे। वीडियो पूरा देखना, आगे भी और क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। चलिए इससे आगे के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब संदेशनी मधुवन कूप भरे, काव्य पंक्ति में निरूपित अलंकार चुने। तो इसका जवाब होगा अतिशयोक्ति। तो अब ये आपको एक चीज बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे के लिए भी काफी हॉट क्वेश्चंस हैं, की क्वेश्चंस हैं, तो इनको एक बार आप जरूर देख करके जाएं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हो तो छंद कौन सा होगा? वो छंद होगा दोहा। अगला सवाल है, जहां प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, चरण के अंत में जगण और तगण का प्रयोग ना हो, वहां छंद कौन सा होगा? वो होगा चौपाई। सोरठा शब्द सोरठा होता है, सोरठा क्या है? तो सोरठा दोहा का उल्टा जो होता है उसे हम सोरठा कहते हैं। इस तरीके के कई बार बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं। कुंडलिया बनता है दोहा और रोला के संयोग से। हिंदी के स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है। अगला सवाल नंबर 11 हम देख लें। तो 11 है, दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? तो वो हैं अर्ध सममात्रिक। अगला सवाल देखें, हम यहां नीचे आ जाते हैं। अनुप्रास अलंकार किसका उदाहरण है? अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार का उदाहरण है, किसी का भी नहीं है, अर्थ अलंकार का है, दोनों का है। तो इसका सही जवाब मैंने आपको बताया, शब्द अलंकार का उदाहरण है। एग्जाम में यही करना होता है, आपको केवल सही चुनना होता है, बाकी को आपको छोड़ना होता है। गलत आप आंसर मत दें, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होती है रीट में भी, यूपी टेट में भी, सुपर टेट में भी और जूनियर टेट में भी। सोरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल मात्राएं हैं। तो सोरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल 24 मात्राएं बताई गई हैं। दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए, दोहा के विषम चरण में कुल 13 मात्राएं बताई गई हैं। अब ये जो पंक्ति है 15 नंबर क्वेश्चन, हम सभी बोलते हैं, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। सीधी सी बात है, आपको सबको पता है, हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां हैं, है ना, उसमें हम पढ़ते हैं इनको हनुमान अष्टक में। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि इसमें अलंकार कौन सा है? पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम में निरूपित अलंकार कौन सा है? तो ये भी आप जान लीजिए, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला सवाल है, मेघ आए बड़े बन ठनके, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, यानी कि मेघ तुम ऐसे बन ठन के आए हो जैसे कोई शहर का व्यक्ति गांव में पावना बन के आता है। तो इसमें अलंकार पूछा है, तो इसका जो अलंकार है मानवीकरण। क्यों? क्योंकि यहां जो मेघों का मानवीकरण किया गया है, मेघों को पाहुन यानी पावने के समान बताया गया है, और वो तो कोई इंसान ही हो सकता है। तो इसलिए मेघों का, बादलों का मानवीकरण करने के कारण यहां मानवीकरण अलंकार है। हिंदी बहुत ही अच्छी रस प्रिय भाषा है, और हिंदी पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले बहुत ही रस अनुकूल होते हैं। 7वां जो क्वेश्चन है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं और अंत में लघु और गुरु होता है? तो वो जो छंद है वो है हर गीति का। हो सकता है यहां आपको कुछ फॉन्ट अशुद्ध दिखें, लेकिन आपके कान जरूर खुले हुए होंगे, तो कॉपी पेन लेकर के आप अपने हिसाब से सही भी लिख सकते हैं, और कान खुले रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। 18वां जो है सवाल, उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कंपटीशन बॉस को, तो आप कर लें। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो भी आप सब्सक्राइब करें।
आपको बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। बेल आइकन दबा दें, वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। आगे देखें सवाल नंबर 18, शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखना किस आयाम के तहत आता है? तो वो आता है प्रस्तुतिकरण। क्योंकि जब कोई टीचर क्लास में एंट्री लेता है और फिर सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके कुछ करता है, तो इसका मतलब वो कुछ करना चाह रहा है, वो कुछ वहां पर आपको प्रेजेंट करना चाह रहा है, तो उसको हम प्रस्तुतिकरण आयाम में शामिल करते हैं। शिक्षण एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रम है। अब ये जो सवाल आ गए, ये आपके आ गए हैं पेडागोजी, टीचिंग मेथड से संबंधित, तो ये भी काफी सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछते हैं, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा है। शिक्षण एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रम है जिसमें छात्र विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा कुछ सीखता है। ये किसने कहा? तो ये स्मिथ ने कहा था। 20वां सवाल, विषय यानी सब्जेक्ट का परिचय देना किस आयाम के तहत आता है? तो ये आता है तैयारी के तहत। तो क्लास में एंट्री लेते ही पहले तैयारी ही तो होती है, फिर प्रस्तुतिकरण होता है उसके बाद। कविता पाठ करवाना सवाल नंबर 21 किस सिद्धांत के साथ आता है? कविता पाठ किस सिद्धांत में आता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। कविता पाठ करेंगे तो आपके हाथ पैर, हाव भाव, मनोभाव सब दर्शन होते हैं, तो इसलिए कविता पाठ में आपकी क्रियाशीलता का सिद्धांत काम करता है। सवाल नंबर 22, पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ में आया? मान लीजिए अगर आपको ये ज्ञात करना है तो आप कौन सा सिद्धांत काम में लेंगे? तो इसके लिए आप अभ्यास का सिद्धांत काम में लेंगे। आप छात्रों को अभ्यास करवाइए तो उससे समझ में आ जाता है कि कौन सा कितना समझ में आया है। ये आपके लिए भी उपयुक्त एक पद्धति है, सिद्धांत है। आप जितना पढ़ेंगे, या मैंने जो पढ़ाया मान लीजिए आपको, और आपने उसे तुरंत अभ्यास किया, आपने तुरंत रिवीजन किया, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाया गया 1 घंटा और रिवीजन आपको 2 घंटा, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल 23 नंबर, भाषा के अनेक रूप हैं, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला रूप है मौखिक रूप है। हम बहुत ज्यादा टाइम बोलने में गुजारते हैं, जैसा कि मैं आपके साथ बोलता रहता हूं लगातार। काफी लोग कहते हैं सर आप बहुत बोलते हो, तो मेरा काम है ये आपको बोल करके चीजों को बताना। तो भाषा के अनेक रूप हैं, इसमें सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मौखिक रूप ही होता है। व्याकरण नियमों को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुभव किया जाता है, तो उसमें प्रत्यक्ष विधि यूज करते हैं हम, ठीक है? तो प्रत्यक्ष विधि में ऐसा होता है। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है, क्या आता है? विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत पहाड़े आते हैं, क्योंकि पहाड़ों में कैलकुलेशन होती है, वो हम बिठाते जाते हैं और चलाते जाते हैं। ये अलग बात है कि हमें लगता है ऐसे हमें वो आ रहे हों, लेकिन सिस्टम यही होता है। सरला भाषा शब्द को शब्द बोलती है, यानी कि श की जगह स यूज करती है वो। मूल्यांकन की किस प्रविधि से इसका पता लगाया गया? तो इसके लिए परिमाणात्मक जो विधि है उसके द्वारा पता लगाया जा सकता है। अगला सवाल, आंख, कान तथा हाथ का प्रयोग किस विधि में आवश्यक माना गया है? मॉन्टेसरी विधि में, ठीक है? तो इसके बिना आप पढ़ा नहीं सकते है ना पिछड़े बालकों को, तो इसलिए विधि में बहुत जरूरी इन चीजों का मूवमेंट। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, दोनों संकल्पनाएं किस प्रकार की है? तो देखो दोनों संकल्पनाएं भिन्न है। भाषा सीखना, आप किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं। भाषा के बारे में सीखना, यहां आप उस लैंग्वेज के इतिहास के बारे में भी जानेंगे और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। 28वां सवाल है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये किसने कहा? तो ये चॉम्स्की ने कहा। चॉम्स्की के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? तो अर्थबोध विधि है। जब तक अर्थ पता नहीं होगा तब तक आपको उसके जो है वो समझ में नहीं आएंगे भाव, और आप आंसर्स भी नहीं दे पाएंगे, इसलिए गद्य शिक्षण की विधि अर्थबोध विधि ज्यादा बेटर है। प्राथमिक स्तर पर पठन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जब आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ाते हैं तो वहां आपको किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे? आप उनको कहानी सुनाएंगे तो ज्यादा बेटर है। कविता सुनाएंगे तो हो सकता है उन्हें कुछ शब्द समझ में ना आए। दोहराव कराएंगे तो जब वो समझेंगे। कुछ बोर्ड पर लिखेंगे तो बच्चे बोझिल हो सकते हैं और बोर भी हो सकते हैं। तो कहानी सुनाइए आप उनको अच्छी, इंटरेस्टिंग, तो जल्दी सीख जाएंगे। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाह रहे हैं तो ध्यान रखना, क्योंकि प्राइमरी टीचर वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है उत्तर प्रदेश में, तो इस बात के लिए आपको गौर रखना है। अब रीट के एग्जाम होने वाली 31,000 टीचर्स की भर्ती है ये, तो उसके लिए काफी यूजफुल रहेगा। अगला सवाल 32 नंबर, गहन अध्ययननिष्ठ शिक्षण में मौन वाचन किस शिक्षा से प्रारंभ किया जाना उचित होगा? तो भाई आप इसको कक्षा 5 से शुरू कर दें तो ज्यादा ठीक रहता है। 33 नंबर सवाल है, लिखते समय यदि कठिनाई हो तो आप उपचार करवाएंगे किसका? डिस्ग्राफिया का। देखो इसको समझ लो, डिस्ग्राफिया, ग्राफ यानी कि किसी चीज का बनाना, तो अक्षर भी हम बनाते हैं, तो इसलिए डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित हो गया। डिसकैलकुलेशिया यानी कि आप इसका मतलब कैलकुलेशन से संबंधित हो गया, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप इन शब्दों को बिल्कुल एप्रोप्रिएट तरीके से याद रख सकते हैं। गहन अर्थ को आत्मसात किया जाता है मौन पठन में। आप मौन पठन कब करते हैं? जब भी करते हैं तो आप उसके गहन अर्थ को सोच रहे होते हैं, उसको अपने मन में बिठा रहे होते हैं। बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की क्या कहता है कि जो बच्चे
अर्थ ग्रहण करते हैं तो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से करते हैं। 36वां सवाल, और ये सवाल कहता है कि हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक को माना गया है। तो पाठ्य पुस्तक एक साधन है, पाठ्य पुस्तक एक साधन है, एक इक्विपमेंट है आपका, जिसके थ्रू आप जो है भाषा को सीखते हैं। तो ये आपके सवाल हैं कुल 36 आज के। अगर इनमें से भी आपको 2-4 सवाल 100% टकराएंगे, क्योंकि ये एग्जाम काफी सवालों में, काफी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।